प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजन किया गया है और जिसमें पहला आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों में जब हम देखते हैं तो आदिकालीन साहित्य है वह विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों एवं पद्धतियों का संकलन है। कथ्य और शिल्प विधान की दृष्टि से इस काल का साहित्य अपने समकालीन संस्कृत साहित्य से काफ़ी आगे रहा है। इसमें एक और जहाँ नाना प्रकार के धर्म, वैराग्य, संप्रदाय का विवेचन है, वहीं दूसरी ओर इसमें श्रृंगार रस की अजस्त्र धारा, अदम्य वेगमयी वीर रस की जीवन धारा का संवेद स्वर सुनाई पड़ता है। साथ ही साथ इसमें जनमानस की आवश्यकता की पूर्ति कारक लोक अनुरंजनकारी साहित्य का परिणयन भी हुआ है। राजाश्रय, लोकाश्रय तथा धर्माश्रय तीनों का ही सुंदर मिश्रण आदिकालीन साहित्य में दिखाई पड़ता है और इसने हिंदी साहित्य के लिए एक सशक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। इसकी पहली जो प्रवृत्ति है, आदिकालीन साहित्य और पूर्व परंपरा। हिंदी का आदिकालीन साहित्य संक्रमणकालीन साहित्य है। यह संस्कृत और अपभ्रंश भाषा के साहित्य के समानांतर प्रणीत हुआ है। अतः इसका समसामयिक काव्य धाराओं और पूर्ववर्ती काव्य परंपराओं दोनों से प्रभावित हुआ है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अपभ्रंश साहित्य का बढ़ावा कहा है। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ि, परंपरा की दृष्टि से इस काल का साहित्य अपभ्रंश साहित्य से प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ है। दूसरी विषय इसकी जो प्रवृत्ति है, कथ्य प्रतिपादन। इस साहित्य का सुसर्जन एक व्यापक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर हुआ है। इसमें नाथों, सिद्धों तथा जैन धर्मों की सात्विक मनोवृत्तियों का विशद चित्रण हुआ है। रासो काव्य एवं अन्य श्रृंगार ग्रंथों में श्रृंगार रस की सहज, सरल एवं हृदयग्राही सहिष्णुता विद्यमान है। तत्कालीन वीर गाथाओं में जहाँ वीर रस की उच्छल कलोलिनी है, वहाँ उनमें आश्रयदाताओं का उद्दाम यशोगान भी है। खुसरो आदि कवियों का लोक अनुरंजनकारी साहित्य अविस्मरणीय है। इस काल के कवियों ने जीवन के जिस किसी भी पक्ष को स्पर्श किया, उसे पूर्णता के साथ मूर्तिमान भी किया। क्रमात्मक प्रवृत्त्यात्मक विकास। इस काल के साहित्य में चित्रित काव्यात्मक प्रवृत्तियां आगामी हिंदी साहित्य में उत्तरोत्तर विकसित हुई या आदिकालीन साहित्य में नारी के प्राकृतिक श्रृंगार से लेकर मानसिक सौंदर्य की प्रवृत्ति प्रबल वेग से उभरी और इन्हीं काव्यों की कथानक रूढ़ियों और परंपराओं का परंपरागत वर्णन, नक्सिक वर्णन, दूती संप्रेषण, संदेश लेखन, प्रेमी प्रेमिका मिलन, देवीय शक्तियों का हाथ, नायक का मिलन, संवाद के रूप में सुख सुखी का वर्णन आदि नाना प्रकार के चित्रण प्रेम काव्यों में विद्यमान है और अन्य अनेक काव्य रूढ़ियों का नियोजन भी हुआ है। भक्ति और रीति काल के साहित्य में विद्यापति के माध्यम से श्रृंगारी प्रवृत्तियों का सामूहिक प्रस्तुतन एक ऐतिहासिक सत्य है। काव्य में उपनाम लेखन। काव्य या कवितांश के अनुकरण की आशंका या काव्य के चोरी के भय से कदाचित उपनाम लेखन की परंपरा का प्रचलन हुआ होगा। यह परंपरा मध्यकालीन हिंदी साहित्य के सभी भाषाओं के काव्य में स्पष्ट
तब परिलक्षित होती है। उर्दू काव्य में तो आज तक भी इसका प्रचलन है। हिंदी साहित्य के आदिकालीन काव्य में, विशेषतः मुक्तक काव्य में, कवि के नाम उपनाम उल्लेख की परंपरा मौजूद थी। हिंदी में इस प्रथा का पालन भक्ति काल और रीति काल के साहित्य में भी देखने को मिलता है। प्रकृति निरूपण। आदिकालीन साहित्य में वस्तु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति चित्रण की दोनों पद्धतियों, आलम्बन एवं उद्दीपन का चित्रण हुआ है। इसके अतिरिक्त इस साहित्य में कहीं पर प्रकृति वर्णन में परिगणन शैली का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही विभिन्न प्राकृतिक वर्णनों में मानव जीवन की रागात्मकता का भी कलात्मक अभिव्यंजन दिखाई पड़ता है। महाकाव्यों का वस्तु वर्णन हिंदी के मध्यकालीन प्रवृत्ति साहित्य में अनुकरणीय बना रहा। प्रकृति वर्णन की परिगणन शैली जायसी के पद्मावत में स्पष्टतः देखने को मिलती है। कलात्मक अभिव्यंजना। आदिकालीन समय के कवि की प्रतिभा का विस्तार विभिन्न विषयों तक था और जिसका उसने कुशलतापूर्वक अभिव्यंजन किया, चाहे वह धर्माश्रयी शाखा हो, चाहे लोकाश्रयी शाखा हो, चाहे नाथों और सिद्धों की वाणी हो, चाहे लोकाश्रयी कवि अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियाँ हो, चाहे वीर रस की ओजस्विनी कविताएं हो, सर्वत्र काव्य है उसमें कलात्मक अभिव्यंजना का परिष्कृत स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। अगली जो प्रवृत्ति और विशेषता है आदिकाल की, अभिव्यक्ति की शैलियाँ डिंगल और पिंगल। आदिकालीन साहित्य के साहित्यकार ने तत्कालीन हिंदी भाषा की प्रचलित दोनों शैलियों का अभिव्यक्ति के क्षेत्र में सुंदर प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों ने डिंगल और पिंगल को दो विभिन्न भाषाओं के रूप में स्वीकार किया है, जो कि भ्रामक है। ये दोनों संस्कृत की पांचाली और गोड़ी आदि रीतियों तथा आर्भटी और सातवती आदि वृत्तियों के समान उस समय की हिंदी भाषा की दो शैलियाँ मात्र थी। आदिकालीन साहित्य के काव्यगत रूप। कथ्य की आदिकालीन साहित्य में काव्य के अनेक रूप, रासो काव्य, चरित काव्य, मुक्तक काव्य, हठ योगात्मक रचना, फुटकर रचनाएं आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। तत्कालीन साहित्य में हिंदी पूर्ववर्ती एवं समकालीन संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य में प्रज्योमान काव्य रूप एक ऋक के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनका विकास हिंदी में समुचित दिशा में हुआ है। शिल्प विधान की विशेषताएं। हिंदी के आदिकालीन साहित्य का कथ्य जहाँ अपने आप में मनोरम है, वहीं इसका शिल्प विधान भी अति आकर्षक है। आदिकालीन साहित्य में शिल्प के अंतर्गत छंद प्रयोग के क्षेत्र में तो अपने एक क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस काल में छंदों का प्रयोग बड़ी ही उल्लेखनीय बात है और इनका उपयोग कहीं भी चमत्कार या प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इनका सदुपयोग पाठक और श्रोता की बदलती हुई चित्तवृत्ति के अनुरूप किया गया है। छंदों का जितना विविधमुखी प्रयोग इस काल के साहित्य में हुआ है, इससे पूर्व कभी नहीं हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी का आदिकालीन साहित्य कथ्य और अभिव्यंजना कौशल की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न साहित्य है। धन्यवाद।